विजय शंखनाद रैली में नरेंद्र मोदी ने कानपुर वासियों की जमकर तारीफ की। मोदी ने कहा कि कानपुर की रैली ने उन्हें जीत लिया है और वो लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 60 सालों से कांग्रेस देश को ठग रही है। देश की बदहाली के लिए मोदी ने कांग्रेस को दोषी बताते हुए उसके सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा। एसपी और बीएसपी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चट्टे बट्टे भी उतने ही गुनहगार हैं, क्योंकि जब जब सरकार पर संकट आता है पिछले दरवाजे से ये उसे बचा लेते हैं। कोल घोटाले पर भी मोदी ने केंद्र पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोलगेट में फाइल ही नहीं पूरी सरकार खो गई, लेकिन हमारे देश की जनता के लिए तो उसकी लाइफ ही खो गई। कांग्रेस और एसपी ने नरेंद्र मोदी पर जवाबी हमला बोला। एसपी ने कहा कि मोदी न तो यूपी को समझते हैं न ही यहां कुछ कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने आरोप लगाया है कि मोदी की गुजरात में विकास की तस्वीर झूठी है। वो यूपी को गुमराह कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। उन्नाव में महाखजाने की खोज जारी है, लेकिन खुदाई के दूसरे दिन खजाने का रहस्य गहरा गया है। एएसआई का कहना है कि हमने सोना दबे होने की बात कभी नहीं कही। उधर खुदाई स्थल के बाहर लगी दुकानों को पुलिस ने तोड़ दिया है। कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से भी पुलिस ने बदसलूकी की। वाराणसी में दो पुलिस अधिकारियों के बीच का झगड़ा डीजीपी मुख्यालय तक पहुंच गया है। एसपी ट्रैफिक ने एडीजी को चिट्ठी लिखकर एसएसपी अजय मिश्र के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जान को अजय मिश्र से खतरा है। डीजीपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बीमार हैं। मरने वालों में शराब बेचने वाला भी शामिल है। इस मामले में 5 आबकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अहमदाबाद कोर्ट ने रेप केस में फंसे आसाराम की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। आसाराम अब 22 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। वहीं उनके बेटे नारायण साईं की अग्रिम जमानत पर सुनवाई सोमवार को होगी, जबकि गैर जमानती वारंट पर मंगलवार को फैसला हो सकता है। अगरतला में एक सीपीएम नेता का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। समर आचार्य नाम का ये नेता 20 लाख रुपए के नोटों के बंडल पर सोया है और उसका कहना है कि उसका सपना 1 करोड़ रुपए के नोटों के बंडल पर सोने का है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिबेट में, हूं आपके साथ अजीत। यूपी की सियासत में हाशिए पर खड़ी बीजेपी ने कानपुर से अपने मिशन 2014 का शंखनाद कर दिया है। सूबे में अपनी पहली ही रैली के दौरान पार्टी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने एक एक कर अपने सियासी विरोधियों पर जमकर शब्द बाण छोड़े हैं। शायद मोदी भी उन वजहों से वाकिफ हैं जिनके चलते कभी यूपी के सहारे केंद्र में सरकार बना चुकी बीजेपी आज महज यहां 10 सीटों तक ही सिमट कर रह गई है। लिहाजा गंगा किनारे कानपुर में खड़े होकर मोदी ने यूपी में बीजेपी के पुनरुद्धार की जंग छेड़ दी है। मुरझा चुके कमल को मोदी फिर खिला सकेंगे क्या? डिबेट में आज करेंगे चर्चा कि क्या यूपी में चल पाएगा मोदी का मैजिक। तो कानपुर के बुद्धा पार्क में हजारों के हुजूम के बीच जब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गरजे तो हर सियासी विरोधी को जमकर घेरा। यूपी के सहारे केंद्र की सत्ता का रास्ता बनाने में जुटे मोदी ने न केवल यूपीए सरकार को कोसा, बल्कि सूबे की अखिलेश सरकार को भी खरी खोटी सुनाई। यूपी में बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे मोदी ने वोट बैंक की सियासत को दफनाने का ऐलान तक कर दिया। क्या मोदी की कोशिश यूपी में मरणासन्न बीजेपी को संजीवनी दे पाएगी? वही उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कुछ इस अंदाज में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यूपी की जमीन पर गरजे। सूबे में 1.5 दशक से सत्ता का काल झेल रही बीजेपी के हर विरोधी पर मोदी जमकर बरसे, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, एसपी हो या फिर बीएसपी। यहाँ तक कि मोदी ने उन्हें यूपीए सरकार के हर कारनामे में साझीदार तक करार दिया।
इस सरकार को बचाने का जिन्होंने पाप किया है वे भी उतने ही गुनहगार हैं और वो गुनहगार आपके उत्तर प्रदेश में भी बैठे हुए हैं। यूपी की सियासी जमीन पर कमल खिलाने की कोशिशों में जुटे मोदी ने अखिलेश सरकार को भी जमकर कोसा। कानून व्यवस्था से लेकर उद्योगों की बदहाली तक हर मोर्चे पर नाकामयाब करार दिया। एक राज्य में एक साल में 5,000 से अधिक लोगों, निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए और फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति में अपने खेल खेलती रहती है। जवाब देंगे। कानपुर के बुद्धा पार्क में अपनी पहली रैली को संबोधित करने पहुंचे मोदी भीड़ देखकर खासे गदगद नजर आए और कह दिया, आज मैं इतना जरूर कहता हूं कि कानपुर की इस रैली ने मुझे जीत लिया है। कानपुर ने तो मोदी का दिल जीत लिया, लेकिन क्या मोदी उत्तर प्रदेश का दिल जीत पाएंगे? भले ही देश के दोनों बड़े राष्ट्रीय दल देश पर राज करने का सपना देखते हों, लेकिन यूपी को जीतने में वो अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो भी तब जब देश की राजनीति में यूपी का सियासी कद और अहमियत किसी से छुपी नहीं। चुनावी नतीजे इस बात के गवाह हैं कि इन दलों को यूपी में जीत का स्वाद चखे एक लंबा अरसा हो गया है। 1996 वो साल था जब बीजेपी की साख यूपी में अपने चरम पर थी। 85 सीटों में से 52 सीटों पर जीत ने केंद्र में सत्ता का रास्ता भी साफ कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। इसके बाद साल 1998 में 57 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली का किला जीता। लेकिन इसके बाद यूपी में बीजेपी का ग्राफ ऐसा गिरा कि पार्टी न केवल यूपी की सत्ता से दूर हुई, बल्कि केंद्र में भी सत्ता पाना उसके लिए दूर की कौड़ी बन गया। मौजूदा वक्त में यूपी की 80 सीटों में से केवल 10 सीटों पर ही बीजेपी काबिज है। साफ है, यूपी की जनता ने जैसे ही बीजेपी से मुंह फेरा तो केंद्र में उसका कमल भी मुरझा गया। मैदान भले ही यूपी का रहा हो, लेकिन मोदी की नजरें दिल्ली की गद्दी पर ही टिकी रहीं, क्योंकि मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली की जंग का आगाज यूपी के मैदान से ही होना है और यहाँ जीत मिली तो दिल्ली का मैदान तो मार ही लिया समझो। कानपुर से आर्यन अग्रवाल, निहारिका माहेश्वरी और ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। लखनऊ से जेपी शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कानपुर से सतीश महाना हैं, उपनेता बीजेपी विधानमंडल दल के। और देहरादून से हमारे साथ हैं शूरवीर सिंह सजवाण, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का डिबेट एट में। जी नमस्कार। जेपी शुक्ला साहब, क्या आपको लगता है कि मोदी का मैजिक यूपी में चलेगा? ऐसा है अजीत कि इस बात का सीधे सीधे जवाब देना जरा मुश्किल है जी, क्योंकि भीड़ बहुत जुटी है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत उत्साहित है। मीडिया भी इस प्रकार से मोदी को सामने ले आ रही है कि ऐसे लगता है कि वो लगातार उनका ग्राफ दिन दिन ऊपर जा रहा है। लेकिन जो पिछले चुनावों के जो रिजल्ट हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो मुख्य पार्टियां हैं जो चैलेंजिंग एक हैं वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ही हैं। तो भीड़ देख करके तो ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊंचा जाएगा और मोदी को सफलता मिलेगी। परंतु जो यहाँ पे राजनीतिक स्थिति है जिसमें कि जातीय समीकरण जो है वो अभी भी प्रभावी हैं पिछले 10 सालों से, जैसे कि अभी आपकी न्यूज रिपोर्ट ने भी बताया कि 10 सालों से जो यहाँ पर स्थिति है उसमें वो जातीय समीकरण ही हावी हैं। उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये भीड़ जो है ये वोट में कन्वर्ट होगी या कि नहीं होगी या कितनी। चले शुक्ला जी, ये बताइए कि आज जो कुछ भी मोदी ने कहा उसमें क्या लगा आपको कि कुछ खास बातें थी, कुछ अलग थी जो पहले वो नहीं कहते आए थे, उससे आगे बढ़ के कहा? और कौन सी बातें हैं आपकी समझ से जो छूट गई, जिन्हें टच करना चाहिए था मोदी को? बात यह है कि आज मोदी उत्तर प्रदेश में आए थे और जहां तक लोकसभा के चुनाव का सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष होगा वो कांग्रेस के साथ में होगा। तो इसलिए वो कानपुर में जो उन्होंने बातें कही वो थोड़ी सी अलग इस मामले में थी कि वो कांग्रेस के खिलाफ जितना आक्रामक होना था और उसके साथ उन्होंने थोड़ा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ भी अपना जो है रुख किया।
बाकी जो मुख्य जो मुद्दे हैं जिन पर कि वो कांग्रेस की खरी आलोचना करते थे, उन मुद्दों से थोड़ा सा वो उतना प्रखर नहीं रहे, उतने ज्यादा आक्रामक नहीं रहे। कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में उनका जो संघर्ष कांग्रेस से सीधे सीधे नहीं है, बल्कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ भी है। तो छूट गए वही जो कांग्रेस के खिलाफ वो बराबर से बोलते रहे हैं, उन मुद्दों में थोड़ा सा आक्रामकता उनकी कम रही। जी सतीश महाना जी, कई बातें हैं जो अब आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता भी और कांग्रेस भी। बराबर विकास का जो मॉडल गुजरात का अपना देते हैं मोदी, उसमें खुद कई खामियां हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश को कौन सा मॉडल देंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो यूपी के विकास का मॉडल ही सामने रखेंगे जनता के सामने, लोकसभा चुनाव में भी। आखिर गुजरात के विकास मॉडल की खामियां होने के बावजूद आखिर किन बातों पर विश्वास है मोदी को? नहीं, गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार और चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी। तो गुजरात मॉडल में 24 घंटे वहां पर लाइट है। क्या ये मॉडल उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या गुजरात में नौजवान को नौकरी मिलती है, क्या उत्तर प्रदेश को नहीं करना चाहिए? वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, वहां पर चारों अगर गुजरात प्रदेश अगर फ्लरिश कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में अगर इस बात को आकर कहते हैं तो ये आम आदमी के लिए बहुत बढ़िया बात है और विश्वास उन्होंने जीतने का काम किया और वो जीत कर गए हैं। और तभी लाखों लोगों, 5 लाख से ज्यादा उस रैली में भीड़ थी। ये भीड़ इकट्ठी की हुई नहीं थी, किसी जाति की नहीं थी, किसी धर्म विशेष की नहीं थी, ये आम आदमी की भीड़ थी जो इस देश में सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर वो जिस समय विकास की बात करना चाहते हैं, ये आज वो लोग थे। और मोदी जी ने जो आज यहां पर प्रस्तुत किया है अपना देश का मॉडल, उन्होंने कहा देश में हर आदमी को साथ मिलकर, उन्होंने कहा कि सब हिंदू अच्छा हो, मुसलमान अच्छा हो, सिख अच्छा हो, ईसाई अच्छा हो, इसके साथ मिलकर पूरे का पूरा देश अच्छा हो। जिस समय देश अच्छे करने की बात श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो उस समय आम आदमी को अट्रैक्ट करते हैं और उनके मन में विश्वास है और उनके मन के विश्वास को पूरा करने का काम इस देश का जनमानस सब करेगा। शूरवीर सिंह सजवान जी, कांग्रेस के नेता हैं आप, कांग्रेस पर सबसे ज्यादा प्रहार किया आज मोदी ने और कई सवाल उठाए, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे घोटालों का हो, और महंगाई का सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया। देखिए, मैं आपसे विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं और उनसे भी कहना चाहता हूं जो सज्जन अभी बोल रहे थे जी। नेगेटिव अप्रोच तो कोई भी कर सकता है, कांग्रेस के खिलाफ इसलिए लोग बोलते हैं जी। कांग्रेस ने देश में जो काम करता है उसके खिलाफ जरूर बोलेंगे लोग। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और देश में जो निर्माण और विकास हुआ है जी, वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सोच है। सभी जाति धर्मों वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस को इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। कि मोदी जी क्या बोल गए। मोदी जी तो वो भारतीय जनता पार्टी ने एक औद्योगिक नगर में कानपुर में रैली करवा दी। मैं ये कह रहा हूं सजवान जी, बात केवल इतनी सी है कि जिम्मेदारियां तो लेनी पड़ेंगी। जो कमियां रह गई हैं यूपीए सरकार की, उनके तरफ अगर ध्यान दिलाते हैं और वो कहते हैं भीड़ से, लोगों से कि आप पूछिए, यूपीए सरकार से पूछिए, स्वीकार करता हूं, तो वो सवाल उठाने के लिए लोगों को कहते हैं। मैं कमियों को भी जी, जो काम करता है उससे जो अधूरे काम छूट जाते हैं वो और कमियां हो जाती हैं। काम करने वाले से अगर कमी हो गई, कमियों को हम स्वीकारते हैं जी, हम स्वीकार करते हैं, किंतु जी हम भारतीय जनता पार्टी जितनी आप आपसे बातचीत जारी रखें, पहले सुन लेते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। बीजेपी की विजय शंखनाद रैली में मोदी के तीखे प्रहार पर उनके सियासी विरोधियों ने जमकर पलटवार किया। आपको पहले सुनाते हैं मोदी की तमाम आरोपों पर क्या कहते हैं। मोदी के जो आरोप मोदी ने लगाए उस पर समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता किस तरह से इसे क्रॉस करते हैं, ये सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश को बाहरी लोग कुछ कह जाएं, उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। हम राजनीतिक प्रदेश के रहने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, देश की राजनीति को दिशा हम तय करते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो आडंबर बनाकर मीडिया के माध्यम से अपनी इमेज बनाकर उत्तर प्रदेश के लोगों पे आरोप लगाएं, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश सबक सिखाएगा। प्रधानमंत्री और सोनिया जी का नाम लिए उसका कोई मीडिया रिपोर्टाज होगा नहीं। इसके अलावा उनके अपना कुछ सोच विचार है क्या? हर रैली में हमारे नाम लेके मातम करता है। खुशी की बात है कि उनकी गुजारा नहीं होती सिवाय कांग्रेस का नाम और मैडम सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री का नाम बिना लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और उनके सलाह अगर आप सोचेंगे और सुन रहे हैं सब कुछ,
तो फिर बहुत डरने की बात है। तो हमारे साथ जेपी शुक्ला हैं, सतीश महाना हैं और शूरवीर सिंह सजवाण हैं। हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल रुकेंगे कुछ पलों के लिए, जल्द होते हैं यहाँ से। प्रायोजक हैं कॉन कूलपिक्स S6500 सिंपली वाव। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, जब मच्छर हो नॉर्मल मोड पे पुश करो। 55 मच्छर हो तो एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो, अब जा। हाथी मच्छर हो तो तेरा सर, मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो और खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मम्मा, अगर भगवान ना होते तो नारियल में पानी कौन भरता? हमारे घर की रक्षा कौन करता? तो हर जगह तुम्हारा ख्याल कौन रखता? भगवान है। साइकिल प्योर अगरबत्तियाँ। हम है रवा, दिल है जवान, ढूंढे जिसको है नजर, ना मिलते मिलते वो मिल गया। मिल गया, हाँ वो मिल गया। गरम मसाला, पाव भजिया, जल्दी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. साहब पता नहीं बॉस। बीच में ना बोल। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। पीसी ज्वेलर के फेस्टिव ऑफर में आप पा सकते हैं 36 स्कोडा कार्स, 30,000 की डायमंड ज्वेलरी की हर खरीद पर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन फ्री और 60,000 की गोल्ड ज्वेलरी की हर खरीद पर ½ ग्राम गोल्ड कॉइन फ्री, साथ ही लाखों की डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर कॉइन्स।
PC Jeweler for generations. तो कानपुर में आज हुई मोदी की रैली ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। 90 के दशक में यूपी में बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले कल्याण सिंह भी आज मोदी की रैली में मौजूद थे। कल्याण सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता निहारिका माहेश्वरी ने। मेरे साथ वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। कुछ विशेष मुद्दों पर कल्याण सिंह की राय जानना भी काफी जरूरी है नरेंद्र मोदी की रैली के बाद। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। कल्याण जी, सबसे पहले आपकी राजनीतिक गोल अभी और अगले वाले 6 महीने में क्या है? 6 महीने में क्या है? योगदान। राजनीतिक गोल क्या करने जा रहे हैं अगले 6 महीनों में भी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुलंदी तो पहुंचाना चाहता हूं जो 1991 में थी या 1998 में थी। 1998 में 85 लोकसभा सीटों में से हम 60 सीटें जीते थे। हमारा प्रयास होगा भाजपा उसी बुलंदी को फिर से छुए। और जैसा वायुमंडल बन रहा है, लोग कांग्रेस से भी परेशान हो गए, सपा की गुंडागर्दी से परेशान हो गए, मायावती के लूटराज से भी तंग हो गए। अब केवल एक मात्र विकल्प रह गई है भारतीय जनता पार्टी। कल्याण जी, औपचारिक तौर पर बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? जल्दी ज्वाइन करेंगे। वैसे व्यावहारिक दृष्टि से मैं पूरी तरह से बीजेपी में हूँ। तन से मन से पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। धन की बात करता नहीं, जो धन मेरे पास नहीं है। मुख्यमंत्री रहते मैंने धन नहीं गंवाया था, ईमान मेरा पास है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो क्या राम मंदिर की लहर दोबारा देखने को मिलेगी? राम लल्ला के सारे दोबारा आ रहे हैं कि विकास सुशासन या दूसरे मुद्दे इस बार? नहीं, मुख्य रूप से इस समय विकास मुख्य मुद्दा है। और जहाँ तक राम मंदिर का प्रश्न है, ये तो साधु संतों का प्रश्न है। हाँ, अवश्य अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने का काम करेगी, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्पष्ट बहुमत में आ जाए। चुनाव लड़ना? मैंने एटा से मैं सांसद हूँ और एटा से मैंने टिकट मांगा है। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी एटा से तो एटा से लड़ूंगा। अपने बेटे के लिए क्या सोच रहे हैं? बेटे ने तय किया है कि कहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो हमको चुनाव लड़ाएंगे और प्रदेश में भी पार्टी का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो सतीश महाराज जी, बार बार यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठ जाता है। कल्याण सिंह से भी हमारी सहयोगी निहारिका ने यह सवाल किया था। एक बात बताइए कि भले ही मोदी कहते हैं अपने भाषण में कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर विकास की बातें करेंगे, लेकिन अंदर खाने पिछली खिड़की से कहीं ना कहीं हवा दी जाती है सांप्रदायिक मुद्दों को। और जब से अमित शाह यहाँ पर आए हैं, वीएचपी लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रही है और इसको लेकर टकराहट भी बढ़ी है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा आपसे निवेदन है कि श्री कल्याण सिंह जी ने ये विषय नहीं उठाया। आपके एंकर निहारिका जी ने पूछा कि आप नहीं, ये एक उदाहरण मात्र है। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि जब से अमित शाह आए हैं यूपी में, तब से लगातार इस तरह के मुद्दों को, सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देती हुई बीजेपी जान पड़ती है। आप जिस समय राम मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं, तब उसका उत्तर आ रहा है। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं भी उसका उत्तर बताऊंगा। श्री मोदी जी ने किसी भी प्रकार के राम मंदिर की चर्चा नहीं करी है, लेकिन राम का मंदिर उन्होंने कहा राष्ट्र का मंदिर है। जब सरकार बनेगी तब उसकी बाधाएं दूर नहीं, मोदी जी हमेशा विकास की बात करते हैं, लेकिन जिन्हें उन्होंने भेजा है यहाँ यूपी में, वो लगातार उस तरह के मुद्दों को हवा देते हैं। अमित शाह जब आए थे तब भी उन्होंने इस तरह की बातें कही थी, अयोध्या भी गए थे और इसके बाद वीएचपी ने जोर पकड़ा हुआ। आज अमित शाह जी ने पूरा दिखाने के कुछ और खाने के दांत कुछ और हैं। पूरा भाषण दिया है जी। मेरा आपसे निवेदन है कि आज भी श्री अमित शाह जी का भाषण था। क्या आप अपने भाषण में, आप पूरे समय वहां पर थे, क्या आप अपने भाषण में श्री अमित शाह जी के द्वारा कि किसी भी प्रकार का कोई राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए आप आज बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो जिस समय सारे के सारे अन्य राजनीतिक तथाकथित सेकुलर पार्टीज, जिस समय केवल उनके पास वही एक मुद्दा है, उसके अलावा कोई देते नहीं है, तो उस बात का जवाब देने के लिए जिस समय आवश्यकता पड़ेगी तो हम देंगे। राम का मंदिर केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है, राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है और राम के मंदिर के बारे में हर चीज राजनीति के साथ नहीं जोड़नी चाहिए। केवल विकास है और विकास जो गुजरात मॉडल। चलिए एक बात लोग और जानना चाहते हैं कि जब भी बातें होती हैं विकास मॉडल की, जब भी तारीफ होती है गुजरात की, तो उसका उदाहरण लेना पसंद करते हैं। खुद मोदी भी देते हैं उसका उदाहरण, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता देते हैं। लेकिन जब बात होती है वहां की किसी इस तरह के मुद्दे की जिससे कि दिक्कत में पड़ जाए मोदी, तो फिर मोदी ने आज कहा है कि हम गुजरात की चर्चा क्यों करते हैं, तो यहां तो इलेक्शन होना है लोकसभा का, तो हम पूरे देश लेवल पर बात करें, केवल गुजरात की बात न करें। यानी मीठा मीठा गप गप और करवा करवा थू थू।
नहीं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्या इस बात को नहीं कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, इसलिए नहीं किया कि उन्होंने कहा कि आज गुजरात के चुनाव नहीं हो रहे और गुजरात की जनता ने चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बहुमत के साथ स्पष्ट बहुमत नहीं, जब अच्छा लगा तो गुजरात का उदाहरण ले लिया, जब अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। देश भर के चुनाव हो रहे हैं तो देश की बात करनी चाहिए। इस समय आज वो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस का नाम लेते हैं। पाप आप कर रहे हो, चोरी आप कर रहे हो, भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, आतंकवाद को आप बढ़ावा दे रहे हो, आप का नाम लेंगे और चलिए जवाब तो देना पड़ेगा। जो मुद्दा उठाया है मोदी जी ने, सजवान जी, क्या आपको नहीं लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी को भी सामने आकर अफसोस जताना चाहिए जनता के सामने? जो मुद्दा मोदी ने उठाया है और जनता ने बहुत रेस्पॉन्ड किया इस पर। देखो, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं जी कि गुजरात तो बहुत कम लोग जाते हैं। देश के राजधानी दिल्ली में सारे देश के लोग आते हैं और जाते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, हमने कभी कहा नहीं है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली का मॉडल होना चाहिए पूरे देश में। आपने जवाब नहीं दिया सजवान जी। मैंने ये कहा कि महंगाई के मुद्दे पर कभी रिग्रेट नहीं किया है प्रधानमंत्री सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने। देखिए, देश में महंगाई भी बढ़ेगी। जब विकास होगा तो महंगाई स्वतः बढ़ती है जी। और पूरे विश्व के अंदर जो आर्थिक संकट आया था जी, उस आर्थिक संकट को मनमोहन सिंह जी ने बहुत बखूबी, इस देश पर उस तरह का आर्थिक संकट नहीं आया। चलिए, विश्व के दूसरे देशों में बैंक बंद हो गए जी। और आज हिंदुस्तान की जनता ये जानती है बखूबी जी कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ है जी, तेजी से विकास हुआ है, लोगों तो महंगाई बढ़ेगी। ये आप भी मानते हैं? कांग्रेस ये मानती है कि विकास होगा तो महंगाई भी होगी, ये स्वाभाविक रूप से। और इसीलिए इसको लेकर जनता के बीच वो नहीं जाएंगे और किसी तरह का खेद प्रकट करने की बात तो बहुत दूर की है। जेपी शुक्ला जी, सारी बातों का सार क्या निकलता है? यहां पर यूपी में एसपी और बीएसपी से ज्यादा लड़ाई है बीजेपी की, तो बीजेपी क्या इसको पार पाने में सक्षम दिख रही है? बात यह है कि अगर ये मुद्दा बना, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव होंगे और मुख्य लड़ाई कांग्रेस की है, इतनी बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों यूपीए सरकार को समर्थन दे रही हैं। तो कहीं न कहीं यह बात जो मोदी या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये भी जिम्मेवार हैं, तो एक सीमा तक तो यह बात सामने आएगी ही। और कांग्रेस के पास ये भ्रष्टाचार, महंगाई वगैरह का कोई जवाब वास्तव में है नहीं। इस पर वो पूरी तरह से डिफेंसिव हैं। तो इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। किस सीमा तक मिलेगा? क्योंकि जहां पर जातिवाद का जो मुद्दा सामने आएगा और उसको देख करके जब मतदाता अपना निर्णय करेगा, तो उस सीमा तक ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुद्दे हैं उसकी धार कुंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने बातें उठाई हैं उसका असर तीनों पर ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेपी शुक्ला हमारे साथ थे और सतीश महाना बीजेपी विधानमंडल दल के नेता और उपनेता, और देहरादून से हमारे साथ शूरवीर सजवान कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का डिबेट एट में भाग लेने के लिए। तो मोदी ने जिस तरह से शुरुआत की है, इसमें बहुत कुछ रास्ता तय करना अभी बाकी है, ये कहना है तमाम जो हमारे विश्लेषक थे। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट एट में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का। डिबेट एट में फिलहाल इतना ही। फ्रेंडशिप फेस्टिवल, मुख्य वक्ता डॉक्टर पीटर यांग्रिन। तो आइए 23 से 27 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से केपी कॉलेज ग्राउंड इलाहाबाद में, जहां मानसिक एवं शारीरिक रीति से बीमार, अपाहिज तथा नशे से पीड़ित लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। डॉक्टर पीटर यांग्रिन बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए प्रेम बांटते हैं। तो 23 से 27 अक्टूबर आना न भूले केपी कॉलेज ग्राउंड। इस फेस्टिवल का आनंद लेने सभी इलाहाबाद वासी सादर आमंत्रित हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। MDH उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दौरे पे। दमदार पावर, जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए।
कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी माची की यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी